हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कल की क्लास में मुझे लगता है 7 नहीं 6 सेंटेंस मैंने करा दिए थे। कुछ 6 सेंटेंस मैंने घर से दिए थे, है ना। इन्हीं के ऊपर हमें बात करनी है। एक्टिव से पैसिव बना रहे थे। कल इंटरोगेटिव ऑलमोस्ट पूरा करा दिया था। मैंने कहा था 3 सेंटेंस लास्ट के हैं, इन पे थोड़ा सा काम करेंगे और बाकी अपना ये मैंने आपको घर से करने के लिए दिए ही थे। सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस देखो, विल यू हेल्प मी इन दिस मैटर। क्या तुम मेरी इस मैटर में मदद करोगे। अब मैंने आपको बताया भाई, विल शैल जो है ऐसे कैसी रहते हैं। हेल्प वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बना लो, सब्जेक्ट बना लो। मी का क्या बनेगा, आई बनेगा। अब मैं आपको सिखा चुका हूँ मॉडल्स में कि यू आई और वी के साथ केवल 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। आई और वी के साथ शैल लगाने की कोशिश करो, तो शैल आए, ठीक है। मॉडल्स के साथ बी आता है, सॉरी इसको शैल आए बी, हेल्प का हेल्प हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आती है। शैल आई बी हेल्प। अब देखो इन दिस मैटर है ना, इस मैटर में ये तो इन दिस मैटर है, हेल्प के साथ ही रखना। इसी वजह से ये सेंटेंस लिखवाया गया है। इसको कई बार लास्ट में एग्जाम में रखने की कोशिश करेगा तो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि वर्ब के साथ रखो, वर्ब के लिए आया है। बाय यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। हैव दे स्टोलन समथिंग, स्टोलन वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और समथिंग उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। समथिंग ऑब्जेक्ट है तो इसका क्या करोगे, सब्जेक्ट बनाओगे, है ना। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, आप कहोगे समथिंग, है ना। अब देखो दे के साथ तो है आया, समथिंग के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा, हैज़ समथिंग। और हैज़ एफ के साथ जब पैसिव बनाते हैं तो बीन लगाते हैं, है ना, बीन स्टोलन। उसके बाद आएगा बाय देम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक चीज़ और ध्यान रखना, पता है, जब क्लियर ना हो कि एक्शन करने वाला कौन है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको लिखें ही ना। जैसे मैं आपसे कहता हूँ हैव दे स्टोलन समथिंग, है ना, क्या उन्होंने कुछ चुराया, तो हैज़ समथिंग बीन स्टोलन। तो देखो हैज़ समथिंग बीन स्टोलन बाय देम भी ठीक है और इतना लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो दे है। दे मतलब उन्होंने चुराया, दे मतलब किसने चुराया, उन्होंने। अब वो उन्होंने की हम बात कर रहे हैं, वो किसकी बात है, कौन उन्होंने है, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। मैंने कहा यार उन्होंने चुराया है कुछ, है ना, क्या उन्होंने कुछ चुराया है। बोले नहीं यार उन्होंने कुछ नहीं चुराया, या फिर उन्होंने, हाँ यार उन्होंने कुछ चीज़ें चुरा ली थी, है ना, कि कुछ चुराया, मान कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई भी चीज़ चुरा ली, खाने पीने की कुछ भी, या जो भी ओढ़ने पहनने की, लेकिन कुछ चुराया। अब लेकिन उन्होंने से मुझे क्लियर नहीं हो रहा, राम श्याम सीता गीता उसकी फैमिली किसकी बात है। बस इसीलिए ये बाय दैम लिखने की ज़रूरत नहीं है कोई खास करके। हो सकता है एग्जामिनर बाय दैम लिख के ना भी दे, और ना दे तो बुरा मत मानना है कि कैसे कर दिया इसने, है ना। लिखना चाहो तो लिख लो, ना लिखना चाहो मत लिखो, दोनों ही बातें ठीक हैं। इसलिए मैंने 8 नंबर सेंटेंस लिखा था और कोई कारण नहीं था इसको लिखने का। 9 नंबर देखो, व्हाट डू द स्टूडेंट से इन दिस सिचुएशन। इन प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है दिस सिचुएशन, ठीक है। से आपकी मेन वर्ब, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब। द वर्ब से पहले कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट। मैं आपको बता चुका हूँ WHAT वॉट जो होता है वो दोनों में से एक चीज़ बनता है, या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट रखा है, वर्ब से पहले क्या रखा है, सब्जेक्ट रखा है, इसका मतलब वॉट क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। और आपको पता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में WH वर्ड आया तो वही आएगा, है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में। इसका मतलब जो नीचे वाला ये वर्ड है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है, ये सब्जेक्ट है। एक बात ठीक है, नहीं वॉट जो नीचे वाला है क्या है, ये सब्जेक्ट है। दूसरी बात, जब डू डज डिड आता है इसका चेंज इज एम आर में करते हैं, है ना, तो डू का कहो इज। वॉट वॉट के हिसाब से इजी आएगा, क्योंकि WH वर्ड हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। मतलब वैसे तो ये सिंगुलर प्लूरल कुछ होते नहीं है, लेकिन जब मानना है तो सिंगुलर ही मानो, है ना। जब ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास तो सिंगुलर ही मानो। मैंने कहा व्हाट इज, से है, से की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, सेड। व्हाट इज सेड। अब देखो ये जो इन दिस सिचुएशन है ना, ये बच्चे से के लिए आया है, तो इसको साथ में रखो, व्हाट इज सेड इन दिस सिचुएशन, व्हाट इज सेड इन दिस सिचुएशन, है ना। और बाय द स्टूडेंट्स लिख लो, ये चीज़ ठीक है। अब मैं तुमसे कहूँ बाय द स्टूडेंट्स को छोड़ सकते हैं, भाई इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है किसने, स्टूडेंट्स ने, है ना। देम कह रहे हो, हिम कह रहे हो, है ना। जब जहाँ क्लियर नहीं हो रही बात वहाँ हो सकता है छोड़ भी दो, है ना। लेकिन स्टूडेंट्स कह दिया, राम कह दिया, श्याम कह दिया, सीता गीता कुछ कह दिया,
उसमें तुम बेसिकली नहीं छोड़ सकते जब क्लियर हो आपको कि हाँ सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। वॉट ही सेज ही डज, जो भी वो कहता है वो करता है। अब देखो सेज वर्ब है, इतना ही सेंटेंस देखो फिलहाल। वॉट ही सेज ही डज, सेज क्या है, वर्ब है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। मैं आपको बता चुका हूँ जो आपकी वर्ब होगी वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस होगा, तो मैंने कहा ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और WH वॉट जब भी आता है तो सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। अब वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट आ ही गया, इसका मतलब वॉट क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। जब जब ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट, जब पैसे बनाते हैं तो सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे वॉट का वॉट ही आएगा, वॉट का क्या ही आएगा, वॉट आएगा। लेकिन ये जो नीचे वाला वॉट है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, है ना, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आप कहोगे वॉट इज सेड, है ना, वॉट इज सेड। अब देखो, अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट ही है तो मैं लिख दूँ बाय हिम, 1 मिनट के लिए लिखना मत, अभी बाय हिम हटाऊंगा यहाँ से मैं, है ना, बाय हिम, ठीक है। बोले सर अगर इतना सेंटेंस होता तो मैंने बना लिया, नहीं, हालांकि इतने का भी गलती बना है क्योंकि इतना सेंटेंस जो है असर्टिव है, हमने बनाया इंटरोगेटिव की तरीके से। आगे देखो, ही डज, ही वॉट ही सेज ही डज, कि जो भी वो कहता है वो करता है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ भैया, एक बात ज़रा समझ लो सोच समझ के, कि ही डज वह करता है, मैं पूछूं वह क्या करता है, जो वो कहता है, जो वो कहता है वो करता है। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, डज यहाँ पे वर्ब है, और डज का ऑब्जेक्ट क्या है, इस डज का ऑब्जेक्ट है पूरी की पूरी क्लोज व्हाट ही सेज। समझ रहे हो, अब ध्यान से सुनना, बताता हूँ 1 मिनट के लिए। इसको जरा सेंटेंस को थोड़ा नीचे खींच लूँ, समझ रहे हो। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें देखो, ही डज ना, ही डज वह करता है, मैं पूछूं वह क्या करता है, वो जो भी वो कहता है वो करता है, ठीक है। देखो अब मैं कह रहा हूँ ही डज वह करता है, मैं पूछूं क्या करता है, तो व्हाट ही सेज जो भी वो कहता है। तो ये जो व्हाट ही सेज है पूरा का पूरा इस वर्ब का क्या है, ये पूरी की पूरी क्लोज इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो इस पूरी क्लोज को मैंने क्या बना लिया, सब्जेक्ट बनाया, है ना। अब एक तो ऑप्शन ये था कि पूरी की पूरी क्लोज को ऐसे कैसी सब्जेक्ट बना के लिख दूं, लेकिन मैं आपको पिछले सेंटेंसेस में सिखा चुका हूं कि अगर किसी भी क्लोज को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, बोले अच्छी बात है, अगर उसके अंदर कोई वर्ब आई है, अगर उसके अंदर कोई वर्ब आई है तो हमें ध्यान रखना है कि उस वर्ब का पैसिव बनना चाहिए, अगर बन सकता है। देखो जरा, सेज आई है, सेज का पैसिव बन सकता है, बोले सर बन सकता है, इसलिए हमने सेज का क्या बनाया, इज सेड बनाया, पैसिव बना दिया। सेज का क्या कर दिया, इज सेड कर दिया, पैसिव बना दिया। अब व्हाट ही सेज का पैसिव बनाया, और ये पूरी की पूरी क्लोज क्या है, सब्जेक्ट है, पूरी की पूरी क्लोज क्या है, सब्जेक्ट है। अब बचा किसका, ही डज का। अब ही डज का बचा तो आपको पता है डज क्या है, वर्ब है। व्हाट इज सेड बाय हिम इज, यहाँ पे डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डज को चेंज किस में करोगे, इज डन, और ही सब्जेक्ट है तो आप लिखोगे बाय हिम, इज डन बाय हिम, है ना। बस इतनी सी कहानी थी। ही डज का चेंज आपने करा, इज डन बाय हिम। डज का ऑब्जेक्ट क्या था, ये पूरी क्लोज थी व्हाट ही सेज, इस क्लोज को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। इस क्लोज को क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। इस क्लोज में वर्ब थी सेड, उसका भी पैसिव बना दिया। एक गलती हो गई बस कुल मिला के, यहाँ भी बाय हिम लिखा है, यहाँ भी बाय हिम लिखा है। क्या दोनों बाय हिम एक ही हैं, क्या दोनों व्यक्ति एक ही हैं, बिल्कुल एक हैं। और दोनों व्यक्ति एक हैं तो पहले वाले बाय हिम को रखा नहीं जाएगा, पहले वाले बाय हिम को हटा दिया जाएगा, पहले वाले बाय हिम को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और बस इतना सही काम करना था, सेंटेंस जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। व्हाट इज सेड इज डन बाय हिम, व्हाट इज सेड इज डन बाय हिम, एक्टिव से क्या बना दिया, पैसिव बना दिया। नेक्स्ट देखो, सेंटेंस नंबर 11 देखना, हु टीचेस यू। मैं पूछता हूँ हु टीचेस यू, कि तुम्हें कौन पढ़ाता है। देखो एक बात तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखनी पड़ेगी बहुत ज़रूर, क्या, कि जो हु होता है ना बच्चे, है ना, हु जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। हु जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। हुम जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं दोनों बातें याद रखनी पड़ेगी, हु सब्जेक्ट है, हुम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब जब सब्जेक्ट का चेंज करते हैं तो वो किस में होता है, ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। जैसे मैंने आपसे कहा हु टीचेज यू, तो यहाँ पे देखो 2-3 बातें तुम्हें पता हूँ कि टीचेज वर्ब है,
वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस यू है और हु क्या है, सब्जेक्ट है। जब जब सब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट चेंज होता है ऑब्जेक्ट में। अब मैं सब्जेक्ट को जैसे चेंज करूँगा ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को चेंज करूँगा सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ज़रा मुझे ध्यान से देख के बताओ, यू ऑब्जेक्ट है तो यू का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अगर मैं हु टीचेज यू में यू ऑब्जेक्ट है और यू को सब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ तो क्या ही आफत है, आप सीधा सीधा यू को यू लिख दो। बोले सर मैंने मान लिया कि यू क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है, ठीक है। टीचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टीचेज वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अगर टीचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का चेंज होगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे कि तुम्हें पता है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो जो हु यू के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, आर आएगा। लेकिन आर बाद में नहीं, आर पहले रखा जाएगा। आर कहाँ रखा जाएगा, पहले रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा पहले, अरे हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। अगर सेंटेंस कैसा होता है, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो आर यू टीच का क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। टीच का क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या रख दूँ, ऑब्जेक्ट रख दूँ, बिल्कुल रख दो भाई। मैंने कहा बाय, जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं किससे बनाते हैं, बाय लगा के बनाते हैं, तो आपने कहा बाय, मैंने कहा हाँ ठीक है बाय। और हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाय हूँ। और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगा दिया हमने कि ठीक है। समस्या बच्चे ये हो गई, समस्या बस इतनी सी हो गई कि यार सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो बन गया, लेकिन आपको एक बात देखनी है कि कभी भी डायरेक्ट से, सॉरी मैं बार बार ये बोलता हूँ, सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव तो बन गया, लेकिन जैसे ही एक्टिव से पैसिव बन गया एक गलती हो गई कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच वर्ड हट गया। हमें पता है कि कभी भी डब्ल्यू एच वर्ड अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए तो वो वहीं रहेगा, उसको हटा नहीं सकते। डब्ल्यू एच वर्ड आते ही सबसे स्टार्टिंग में आने के लिए हैं। अगर आपने डब्ल्यू एच वर्ड लगाया है तो उसका प्लेस फिक्स है कि उसको सेंटेंस के कहाँ रखा जाएगा, स्टार्टिंग में रखा जाएगा, समझ रहे हो। तो हु का प्लेसमेंट जो है, हु का चेंज हुम कर रहे हैं, डब्ल्यू एच वर्ड जो भी रख रहे हैं हम, जो सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए आया है वो रहेगा सेंटेंस के शुरुआत में ही। अगर वो सेंटेंस के शुरुआत में ही रहेगा तो इस बाय होम को उठा के शुरुआत में रख लो और कुछ मत करो, ठीक है। नहीं, बाय होम को उठाओ और बाय होम को उठा के कहाँ रख लो, सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख लो, बस इतना सा काम करना है। यहाँ से हटाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, हु का चेंज किस में कर दिया, बाय होम में। बाय होम आर यू टॉट, बाय होम आर यू टॉट, कि भाई तुम्हें जो है किसने पढ़ाया है, बस जो हु वाले सेंटेंस है उसका मैंने आपको पैसे बनाना सिखा दिया है। कुछ नहीं करना होता है। जैसे टीचर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी है। बस ये याद रखना है कि डब्ल्यू एच वर्ड कभी भी स्टार्टिंग से हटे ना, बस इतनी सी कहानी है। होम डिड यू हेल्प, तुमने किसकी हेल्प करी, हेल्प वर्ब है। वर्ब से पहले कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव केस, तो वर्ब से पहले यू रखा है तो यू सब्जेक्ट हो गया। डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। होम बचा है तो आपको पता है होम तो ऑब्जेक्ट होता ही है। मैं आपसे कहूँ कि इसका पैसिव बना दो। अब एक बात तुम्हें पता होगी कि ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो होम ऑब्जेक्ट है, होम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बनेगा, हु बनेगा। क्या बनेगा, हु बनेगा। डिड आया, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डू डस फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज। तो हु के हिसाब से वॉज लगाओ, हु वॉज। हेल्प का चेंज किस में हो जाएगा, हेल्प्ड में। बाकी यू सब्जेक्ट है तो हु वॉज हेल्प्ड बाय यू, और लास्ट में क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। इतनी सी कहानी है, ठीक है। नहीं, कुछ भी भारी काम नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी था। ये कुछ मैंने आपको 6 सेंटेंस बताए हैं। इसके बाद मैं कल लिख के गया था, मैंने कहा इन 6 सेंटेंसेस के बाद आगे बिल्कुल जब बढ़ूंगा तो सीधा सीधी बात है कि क्या पढ़ेंगे हम उस बारे में, उस टाइम पे हम उस टाइम पे इम्परेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया। इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं यार, देखो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी रखी होती है और उसके साथ ऑब्जेक्ट हो सकता है ना भी हो। इनको नेगेटिव भी बना सकते हैं हम। नेगेटिव जब बनाते हैं तो डोंट लगा के बनाते हैं, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस साथ में ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन सेंटेंस ये स्ट्रक्चर होती है बेसिकली, इम्परेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अगर दोनों में मैंने ऑब्जेक्ट लगाया है, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस के मैं फ़िलहाल किसकी बात कर रहा हूँ, इम्परेटिव सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब की बात करना चाह रहा हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस में कैसी वर्ब की बात करना चाह रहा हूँ, ट्रांजिटिव की। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, बोले सर ट्रांजिटिव की तो बात करोगी जब वॉइस पढ़ा रहे हो, जब एक्टिव पैसिव पढ़ा रहे हो तो बात ट्रांजिटिव की करोगे, इंट्रांजिटिव के तो पैसिव वॉइस बनते नहीं है। भाई इम्परेटिव सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब्स के भी पैसिव वॉइस बन जाते हैं, ध्यान रखना। अगर सेंटेंस इम्परेटिव है, अगर सेंटेंस कैसा है, इम्परेटिव है, तो उस टाइम पे ट्रांजिटिव का भी पैसिव बन जाएगा, इंट्रांजिटिव का भी पैसिव बन जाएगा। बनाने के तरीके अलग अलग हैं, इतना ध्यान रखना है। अच्छा एक बात, अगर मैं आपसे कहूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है,
अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट क्यों नहीं आया? भाई सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है हमेशा कि इसका सब्जेक्ट यू होगा। सब्जेक्ट अंडरस्टूड कौन सा होता है? यू अंडरस्टूड होता है कि सब्जेक्ट यू होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा मानते हैं कि सब्जेक्ट कौन होगा? यू होगा। देखो यू के होने का एक बेसिक कारण भी है। जब आप प्रोनाउन पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा, फर्स्ट पर्सन होता है हमारे पास एक, ठीक है, एक हमारे पास सेकंड पर्सन होता है, एक हमारे पास थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे। फर्स्ट पर्सन जो है हमेशा स्पीकर होता है ना, जो बोलने वाला तो फर्स्ट पर्सन मानते हैं, और जो लिसनर होता है उसको कौन सा मानते हैं? उसको सेकंड पर्सन मानते हैं, है ना। तो थर्ड पर्सन फिलहाल हटा देता हूँ। सेकंड पर्सन कौन होता है हमेशा? सेकंड पर्सन भाई लिसनर होता है, ठीक है। अब जैसे जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, वो हमेशा ये इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा ये माना जाता है कि कन्वर्सेशन बिल्कुल आमने सामने बैठ के चल रही है, तभी इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी जाती है, क्योंकि बात पास्ट की है ही नहीं, बात जितनी होंगी बात प्रेजेंट की होंगी और कोई बात होगी नहीं। जैसे तुम और मैं साथ में बैठे हैं किसी दिन, और मैंने कहा यार खिड़की खोल दो, गर्मी लग रही है ना, तो मैंने आपसे कहा कि ओपन द विंडो, कि भाई खिड़की खोल दो। मैंने कहा दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर। मैंने कहा इधर आओ, कम हेयर। मैंने कहा वहाँ जाओ, गो देयर। इसका मतलब तुम और मैं आमने सामने बैठे हैं, और मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं हो गया स्पीकर, और तुम अगर सुन रहे हो तो तुम हो गए लिसनर। और सुनने वाला कौन सा होता है? सेकंड पर्सन होता है। सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन कौन होता है ग्रामर में? सेकंड पर्सन यू होता है। जो यू होता है वो हमेशा लिसनर बना जाता है। कभी भी यू की बात करो तो यू कौन है? यू लिसनर है। आई और वी कौन है? स्पीकर है। यू कौन होगा? लिसनर होगा, सुनने वाला होगा। इसीलिए कहा जाता है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यू लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये माना गया है कि वो व्यक्ति सामने ही है, और अगर सामने ही है तो तुम कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, मैंने कहा मैं कोई क्वेश्चन समझा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, मैंने कहा पेन दे दो यार, है ना। तो मैं तुम थोड़ी कहूँगा कि तुम पेन दे दो, मुझे पता है तुम ही मेरे सामने बैठे हो, तो मैंने तुमसे पेन मांगा होगा, है ना। भाई मैंने कहा पेन दे दो, तो तुमने किसी बच्चे ने निकाल के पेन दिया कि सर लो ये रहा मेरे पास पेन है, ये ले लो आप यूज़ कर लो, है ना। तो ऐसी बात है, हम मान के चलते हैं कि अंडरस्टूड है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो लिसनर है, और इसलिए उसको यू माना गया, ठीक है। और यू को मेंशन इसलिए करते नहीं क्योंकि अंडरस्टूड की बात होती है, इसलिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इंपरेटिव सेंटेंस में, उसके साथ एस ई आई एस कभी लगाते नहीं हैं, ठीक है। दूसरी बात, अभी इंपरेटिव सेंटेंस की कौन सी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ? ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूँ, ना कि इंट्रांजिटिव की। दूसरी बात, इंपरेटिव सेंटेंसेस जो हैं बहुत सी चीज़ें दिखाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ इंपरेटिव सेंटेंस का काम है किसी रिक्वेस्ट को दिखाना, ठीक है। रिक्वेस्ट दिखा सकता है, ऑर्डर दिखा सकता है, ठीक है। ऑर्डर कह लो, कमांड कह लो। इंपरेटिव सेंटेंसेस कमांड दिखा सकते हैं, किसी एडवाइस को दिखा सकते हैं, है ना। एडवाइस हो या फिर क्या हो, सजेशन हो, एक ही बात है वैसे तो, ठीक है। उसके अलावा वार्निंग की बात कर सकते हैं, उसके अलावा प्रोहिबिशन दिखा सकते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस के माध्यम से ये कुछ बेसिकली एक तरीके से सिचुएशंस हैं जो बयां करी जा सकती हैं, जिनको समझाया जा सकता है। क्या? रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है, एडवाइस है, सजेशन है, वार्निंग है, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं किससे? इंपरेटिव सेंटेंस से। हालांकि इनका जो काम है ना, ये रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, वार्निंग, प्रोहिबिशन, इन सब का काम इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ज़्यादा पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा हूँ कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट का भाव हो सकता है, ऑर्डर का भाव हो सकता है, कमांड का भाव हो सकता है, सजेशन या एडवाइस का भाव हो सकता है। ये कुछ भाव हो सकते हैं इनमें, ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ। काम यहाँ भी पड़ेगा। कभी आप ऐसे सोच रहे हो, काम तो यहाँ भी पड़ेगा। अगर मैं ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहा हूँ तो मैं 1 मिनट के लिए आपको स्ट्रक्चर देता हूँ कि भाई मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर देता हूँ कि माना मेरे पास एक स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरी एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई 2 स्ट्रक्चर बन सकती हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई 2 तरीके से पैसिव बन सकता है, अगर आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है ना। अगर आपकी वर्ब के पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। अच्छा एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या बना सकता हूँ? इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकता हूँ, हाँ है ना। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अपनी तरफ से हम किसका यूज़ करते हैं? शुड मॉडल का यूज़ करते हैं। क्यों करेंगे बताऊँगा। मॉडल आता है तो बी भी आएगा, है ना। मॉडल्स के साथ क्या आते हैं? बी भी आता है, और उसके साथ मॉडल के साथ भी आता है। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका चेंज किस में कर दो? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं तो वो लिख लो, और लास्ट में क्या लग जाता है? फुल स्टॉप लग जाता है। इस प्रकार से भी एक्टिव से क्या बनाया जा सकता है? पैसिव बनाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, किस किस सिचुएशन में, माना रिक्वेस्ट करी गई है तब, या फिर एडवाइस दी गई है तब, एडवाइस या सजेशन की बात करी गई है
तभी उन सिचुएशंस में आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, शुड वाली स्ट्रक्चर का। या फिर ऐसा कह लें, है ना, कि लो टोन वाले स्ट्रक्चर्स में, है ना, लो टोन वाली स्ट्रक्चर्स में शुड वाले पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। अभी तो मैं लग रहा हो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं सर, 2 मिनट मुझे दो जरा, मैं पूरा लिख लूँगा ना, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूँगा बिल्कुल कंप्लीटली अच्छे से कि मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा, ठीक है। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा कि अरे हवा में चल रहा है। देखो, एक तरीके से और पैसिव बन सकता है लेट। कई बार हम क्या रखते हैं, लेट रखते हैं बच्चे। लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेट वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, है ना। लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम लेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस ऑब्जेक्ट को किसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लेट का। लेट वाले सेंटेंस में लेट जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। और मैंने आपसे कहा कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बदले बी आता है। अरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बदले क्या आता है, बी आता है। और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे दे रखी है, इसका चेंज कर देते हैं थर्ड फॉर्म में, एंड सो ऑन। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस में ऑर्डर की बात हुई है, कमांड की बात हुई है, ऐसी वाली स्ट्रक्चर्स में आप किसका यूज़ करते हैं, लेट वाली स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अगर मैं सादी भाषा में कहूँ तो अगर आपकी हाई है टोन किसी बात को कहते हुए, तो उस टाइम पे आप किसका यूज़ करते हैं, ऑर्डर कमांड वाली स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अब ध्यान से सुन लो, कुछ भी भारी काम नहीं है इसमें। देखो भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मतलब इंपरेटिव सेंटेंस। अगर इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसी वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट है, उसके पैसिव बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है शुड वाला और एक तरीका होता है लेट वाला। मैं आप मतलब आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं जब समझाऊंगा तो मैं यही बोलूँगा कि इसको शुड वाले तरीके से बनाएं या लेट वाले तरीके से बनाएं। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उसको जब एक्टिव से पैसिव बना रहे होंगे तो उसको बनाने के 2 तरीके होंगे। या तो वो शुड से बनेगा या किससे बनेगा, लेट से बनेगा। या तो वो शुड से बनेगा या किससे बनेगा, लेट से बनेगा। अब आप कहोगे सर 2 तरीके से पैसिव बन सकता है। मैंने कहा यार बिल्कुल बन सकता है। पैसिव कितने तरीके से बन सकता है, 2 तरीके से, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रखी है। पहला तरीका है सब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बदले हमने अपनी तरफ से मॉडल शुड रखा। हमने अपनी तरफ से मॉडल क्या रखा, शुड रखा। कारण भी बताऊंगा क्यों रखा, लेकिन हमने शुड रखा। मॉडल रखा है तो बी भी रखेंगे, क्योंकि पैसिव जो बनाते हैं तो बी आता है। और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर दिया वर्ब की कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। इतना सा काम हमने करा है, एक तरीका। दूसरे तरीका में हमने अपनी तरफ से लेट रखा कि हमने सेंटेंस को किस तरीके से बना रहे हैं, हम लेट की तरीके से बना रहे हैं। फिर इस जो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को किसका ऑब्जेक्ट बनाया, लेट का ऑब्जेक्ट बनाया। इस वर्ब के ऑब्जेक्ट को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैं आपको बता चुका हूँ लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेट वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो उसके बदले क्या रखते हैं, बी रखते हैं। मतलब उसके साथ में क्या रखते हैं, बी रखते हैं। क्यों, क्योंकि जब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसके बदले कुछ तो रखोगे फर्स्ट फॉर्म। तो हमने बी को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे पेपर में लिखा होता है कि लेट वाले सेंटेंस में हमेशा बी का प्रयोग किया जाता है, वो इसलिए आया है क्योंकि लेट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और जब जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जिस वर्ब को चेंज करते हैं उसके बदले उसके जैसा कुछ रखते हैं। कभी भी आईएनजी फॉर्म आई होगी तो उसके बदले बीइंग आता है। कभी भी थर्ड फॉर्म आई होगी तो उसके बदले बीन आता है ना। कभी भी फर्स्ट फॉर्म आई होगी तो उसके बदले क्या आता है, इज़एमआर आता है। इज़एमआर नहीं आता है तो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसके बदले बी आता है। तो वही मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि लेट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए पैसिव बनाते हुए साथ में क्या रख दिया गया, बोले सर बी रख दिया गया। इसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको किस में चेंज कर दिया, थर्ड फॉर्म में। अब मैंने कहा सर 2 तरीके हैं, बोले हाँ सर 2 तरीके हैं। मैंने कहा अगर 2 तरीके हैं तो पेपर में कौन सा सही होगा। भाई देखो, अगर ऑप्शन में उन्होंने दोनों में से कोई एक दे रखा है तो जो भी दे रखा है उसको ठीक मान लो। चाहे उसने शुड से बनाया एग्जामिनर ने, चाहे लेट से बनाया है, दोनों ही बातें ठीक है। अगर पैसिव शुड वाले तरीके से बनाया गया तो ठीक है, लेट वाले तरीके से बनाया गया तो ठीक है। दोनों ही पैसिव ठीक हैं, चाहे शुड से बना लो चाहे लेट से बना लो। लेकिन कन्फ्यूज़न तब क्रिएट होता है बच्चे जब वो दोनों दे देता है। वो शुड वाला भी दे देगा ऑप्शन में, वो लेट वाला भी दे देगा। तब तुम्हें लगेगा कि यार अब क्या करूं, अब तो बड़ा फंस गया मैं। बोले सर ने बताया था 2 तरीके से पैसिव बनेंगे, मैंने दोनों तरीके से बनाने सीख लिए। लेकिन जब दोनों तरीके से बनाने सीखे तो मुझे समझ में आया कि यार ये तो मेरी पकड़ से बाहर की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं और बिल्कुल ठीक दे रखे हैं। तब ऐसे में तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये शुड वाला और लेट वाला सेंटेंस जो है अलग अलग मीनिंग को दिखाता है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी टोन जो है हाई भी हो सकती है और आपकी टोन लो भी हो सकती है। समझ रहे हो, डिपेंड करता है किससे बात कर रहे हैं, किस प्रकार की बात कर रहे हैं। जैसे जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब आप किसी से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये बात मान के चल सकते हैं कि आपकी टोन हमेशा लो होगी, ठीक है। आप किसी को कोई सलाह दे रहे हैं, डंडे की चोट पे सलाह तो देंगे नहीं। बोले देख ये रखा है लठ, ठीक है, नहीं इसको देख ले, है ना। और
ऐसा काम कर ले, मैं तेरे को सलाह दे रहा हूँ। ये कोई सजेशन थोड़ी हुआ, ये तो धमकाना हुआ, है ना, ये तो धमकाना हुआ, है ना, किसी को वार्निंग वगैरह दे रहे हो तुम। लेकिन अगर सजेशन दे रहे हो कि यार देखो ऐसा कर लो यार, ये बड़ी अच्छी बात है, ऐसा करना ठीक रहेगा भाई, तुम्हारा भी फायदा है मेरा भी फायदा है, कुछ भी तुम ऐसा कह रहे हो, तो वो होगा एडवाइस भाई। तुमने प्यार से पूछा, तुमने प्यार से कहा, ठीक है, तो एक हो गया रिक्वेस्ट, एक हो गई एडवाइस। एडवाइस ना कहो तो सजेशन कह लो, एक ही बात है लगभग, ठीक है। रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेशन है, ये ऐसी बातें हैं जिनमें आपकी टोन लो होगी, है ना। और मैं आपको बता चुका हूँ कि शुड मॉडल जो है हमेशा सजेशन के लिए आता है। याद करो, जब मॉडल्स पढ़ाए थे तो बताया था ना, शुड किसके लिए आता है, शुड आता है सजेशन को दिखाने के लिए। और शुड अगर सजेशन को दिखाने के लिए आता है बच्चा, तो बस यही बात है, जब जब टोन लो होती है तो आपका सेंटेंस शुड वाले मेथड से बनना चाहिए। ज़रा देख लो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, मैंने लिखा है रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, है ना। इनमें टोन कैसी होती है, इनमें टोन लो होती है। और लो टोन वाले सेंटेंस किससे बनते हैं, शुड वाले मेथड से बनते हैं। लो टोन वाले सेंटेंस किससे बनते हैं, शुड वाले मेथड से बनते हैं। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है साहब। एक बात, अगर आपकी टोन हाई है, हाई टोन कब होगी, जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, किसी को कमांड कर रहे हो किसी को ऑर्डर दे रहे हो, किसी को कमांड कर रहे हो, कुछ आपने ऑर्डर दिया, आर्मी जैसे माना सेंटेंस दे रखा आर्मी वगैरह के ऊपर, कि आर्मी में किसी ऑफिसर ने कुछ बोला, तो आर्मी का ऑफिसर जब बोलेगा वो कमांड ही करेगा हमेशा। और आर्मी का ऑफिसर कुछ बोल रहा है ना या जज कुछ ऑर्डर दे रहा है, उनकी टोन हमेशा ऊपर होगी, क्योंकि वो सुप्रीम होते हैं यार। हाँ, तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि हाई टोन के लिए किसका यूज़ करेंगे, हाई टोन के लिए लेट वाले सेंटेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ ना कि जजेस वगैरह जो होते हैं सुप्रीम होते हैं यार, इनकी मतलब ये बेसिकली पावरफुल पर्सन है, पावरफुल लोग हैं, जज हो गया, है ना, आर्मी के ऑफिसर्स हो गए, ये कुछ हो गए, तो ये हमेशा ऑर्डर देंगे, हमेशा कमांड करेंगे लोगों को, ठीक है। और ऑर्डर और कमांड जब करेंगे तो ये इनकी टोन हमेशा क्या होगी, हाई होगी। और हाई टोन वाले सेंटेंस में शुड का प्रयोग करना गलत है, हाई टोन वाले सेंटेंस में शुड का प्रयोग करना गलत है। इसलिए इन सेंटेंस को किससे बनाया जा रहा है, लेट से बनाया जा रहा है। किससे बनाया जा रहा है, लेट से। लो टोन वाले सेंटेंस किससे बनाए जा रहे हैं, शुड से। देखो मैंने लिख रखा हाई टोन, ऑर्डर या कमांड, है ना। तो ये वाले सेंटेंस किससे बनेंगे, लेट मेथड से बनेंगे, इतना ध्यान रखना है। दो तरीके हैं, है ना, मैंने कहा। अब ऑप्शन में दोनों दे दिए हैं, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि टोन कैसी है सेंटेंस की, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के समझना पड़ेगा, टोन लो है टोन हाई है, तब तुम्हें देखना पड़ेगा। और उसके बिना बाकी दोनों में से कोई एक ही दे रखा है तो भाई दोनों में से कोई सा भी सही है, जो ऑप्शन में दे दिया वही ठीक है। मैं आपको ज़रा ऑप्शन देता हूँ कुछ, मतलब क्वेश्चन देता हूँ कुछ, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो ज़रा, जैसे मैं कहता हूँ आपसे हेल्प मी, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ हेल्प मी। दूसरा क्वेश्चन देखो, ओपन द डोर। तीसरा क्वेश्चन देखो, कीप द प्रॉमिस। चौथा क्वेश्चन देखो, प्लीज़। अगर प्लीज़ लग गया तो फिर कुछ भी बात कही गई है उसकी टोन लो ही मानी जाएगी, क्योंकि प्लीज़ जब कहा जाता है जब टोन लो होती है। गुस्से में प्लीज़ थोड़ी कहोगे यार, या हाई टोन में प्लीज़ थोड़ी कहोगे। प्लीज़ कीप द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और कुछ आ रहा है कि दिमाग में, हालांकि मैंने डोंट की बात नहीं करी है भाई, डोंट का कुछ नहीं है, नोट लगा दो साथ में, और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। जैसे मैंने 6 सेंटेंस लिखे, ध्यान से देखो। मैं आपसे कहूँ आपको इनका एक्टिव से पैसिव बनाना है। देखो मैं बताऊँ, सबके पास ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, द डोर ऑब्जेक्ट है, द प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है, द डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट है, अ नॉइस ऑब्जेक्ट है, एनी वन ऑब्जेक्ट है। सबके पास ऑब्जेक्ट है। अगर सबके पास ऑब्जेक्ट है ना, और आपकी वर्ब के पास अगर ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पास ऑब्जेक्ट होता है, तो दो तरीके हैं, या तो लेट से बनेगा या कुछ से बनेगा, शुड से बनेगा।
लेट से बनता है हाई टोन वाला, शुड से बनता है लो टोन वाला। अब तुम पहले टोन डिसाइड करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ हेल्प मी, सोच के बताओ टोन कैसी होगी। यार तुम मदद मांग रहे हो है ना, ऐसा डरा धमका के थोड़ी मांगी जाएगी मदद। हेल्प मी का मतलब है लो टोन। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। हालांकि ये दोनों से बन सकता है। अब दरवाज़ा खोलो कैसे कहा गया होगा, सोच के देखो। नॉर्मल भी कहा जा सकता है, कोई बच्चा कह रहा है, छोटा कह रहा है तो नॉर्मल कहा गया, शुड से बना लो, वरना लेट से बना लो। दोनों ही बातें हालांकि ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ओपन द डोर कहा गया है, इसमें कुछ प्लीज़ वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि टोन कैसी है, हाई है। कीप द प्रॉमिस, अपना वादा निभाना। अगर तुम किसी से वादा निभाने के लिए कह रहे हो तो इसलिए टोन, इसमें टोन कैसी होगी, लो ही होगी। इसमें टोन कैसी होगी, अरे यार प्रॉमिस निभाने के लिए कह रहे हो, डरा धमका के थोड़ी बेसिकली पूरा करवा लोगे प्रॉमिस, नहीं। प्यार से कहोगे कि यार अपनी बात पे टिके रहना भाई, धोखा वोखा मत देना मेरे को बिजनेस वगैरह में या कैसे भी, ठीक है। अच्छा प्लीज़ लग गया, अरे एक सेकंड भाई, क्या लग गया, प्लीज़ लग गया सेंटेंस में, ज़रा देखो एक सेकंड अपना, क्या कर रहा है पेज यार ये अब ठीक है ना, हाँ देखो प्लीज़ लग गया सेंटेंस में। प्लीज़ का मतलब है टोन तो नीचे होगी ही होगी। मैं कह रहा हूँ डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस की शोर मत करो भाई। अगर मैंने कहा है शोर मत करो तो ये बात पक्की है कि मैं आपसे टोन हाई में ही कह रहा हूँ। अगर तुम आवाज़ कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तभी तो तुम्हें मना करा गया है, गलत बात है। नेवर डिस्टर्ब एनीवन, किसी को भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए भाई। इसकी टोन नेवर डिस्टर्ब एनीवन एक प्रकार का सजेशन है, कभी किसी को डिस्टर्ब मत करो। और सजेशन है तो सजेशन तो भाई आपको पता ही है लो टोन में दिया जाता है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे ओपन द डोर है, ओपन द डोर ऑर्डर या कमांड होगा, इसी वजह से मैंने इसकी टोन कैसी मानी है, हाई मानी है। अब नेक्स्ट देखो जरा, अब इनको बनाएंगे कैसे। जैसे मैंने कहा हेल्प मी है, टोन लो है, लो टोन है तो शुड से बना लो, है ना। मी का चेंज करो आई में, अपनी तरफ से क्या लगाओ, शुड लगाओ, क्योंकि टोन कैसी है, लो है। शुड के साथ बी भी लगेगा क्योंकि मॉडल के साथ बी आता है पैसिव में। हेल्प वर्ब है, हेल्प का क्या कर दो, हेल्प्ड। आई शुड बी हेल्प्ड। अब तुम कहोगे सर बाई यू लगा लूँ, अरे वो तुम्हारी मर्जी है, बाई यू लगा भी लो ना लगाओ तो दोनों एक ही बात है। बाई यू लगाओ, बाई ऑन मत लगाओ, दोनों में से एक ही, दोनों ही बातें ठीक है, मतलब कोई भी सेंटेंस लिख लो। यू मेंशन नहीं करा गया भले से, लेकिन हमें पता है अंडरस्टूड सब्जेक्ट यू होता है, तो बाद में बाई यू लगा लो। नेक्स्ट देखो ओपन द डोर। अब तुम्हें पता है ओपन द डोर ऑर्डर है, और ऑर्डर्स जो होते हैं हमेशा लेट से बनते हैं, तो लेट रखा, इस ऑब्जेक्ट को लेट का ऑब्जेक्ट बना दिया, लेट द डोर, ठीक है। और लेट वाले सेंटेंस में क्या आता है, बी आता है। अब रख दो वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी ओपनड, लेट द डोर बी ओपन। नेक्स्ट देखो कीप द प्रॉमिस, कीप द प्रॉमिस, अपना वादा निभाना भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कीप द प्रॉमिस, तो फिर देख लो कीप द प्रॉमिस में द प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है, लो टोन है, लो टोन है तो शुड से बना लो। द प्रॉमिस, अपनी तरफ से क्या लगाओगे, शुड लगाओगे, क्योंकि टोन लो है, सजेशन है ना। द प्रॉमिस शुड, शुड के साथ बी लगाओ क्योंकि मॉडल के साथ बी आता है। कीप का क्या कर दो, कैप्ट। द प्रॉमिस शुड बी कैप्ट। प्लीज़ कीप द डॉक्यूमेंट्स, प्लीज़ कीप द डॉक्यूमेंट्स। अब आपने सेंटेंस में प्लीज़ लगा दिया, तो ये मत सोचना प्लीज़ का कुछ होगा भाई, प्लीज़ बस ये बताने के लिए आया कि टोन लो है, इसका करना कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो, कुछ मत करो, इसको ये देखो कि हाँ इसने बताया कि टोन लो है और कुछ नहीं, और लो टोन है तो शुड से बनेगा और कुछ नहीं है। द डॉक्यूमेंट्स शुड बी, द डॉक्यूमेंट शुड बी, कीप का क्या हो जाएगा, कैप्ट हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, द डॉक्यूमेंट शुड बी कैप्ट। और इसमें कुछ नहीं करना, तुम सोच रहे हो तो। नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ डोंट मेक अ नॉइस, की भाई आवाज़ मत करो। तो जैसे मैं डोंट मेक अ नॉइस कह रहा हूँ तो टोन हाई है, तो पहली बात तो बनेगा इससे लेट से, लेट अ नॉइस, लेट अ नॉइस नॉट, नॉट रखेंगे यहाँ पे, लेट अ नॉइस नॉट, उसके बाद रखो बी, क्योंकि लेट के साथ बी आता है, लेट अ नॉइस नॉट बी। मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, लेट अ नॉइस नॉट बी मेड, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेवर डिस्टर्ब एनीवन। तुम्हें पता है नेगेटिव शब्द मिलके एनी के साथ नो बना लेता है, तो एनीवन का चेंज हो जाएगा नो वन में, पहली बात तो ये, अगर तुम भूल गए थे तो गलती कर गए थे। एनी नेवर नेगेटिव होता है ना, और नेगेटिव शब्द मिलके एनी के साथ क्या बनाता है, नो बनाता है, तो आप कहोगे नो वन, है ना। टोन मैंने बता दिया लो है, तो किससे बनाओगे, शुड से। नो वन शुड बी डिस्टर्ब्ड, नो वन शुड बी डिस्टर्ब्ड, नो वन शुड बी डिस्टर्ब्ड। एक्टिव से क्या बन गया, पैसिव बन गया। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, अगर तुम सोच रहे हो कुछ दिक्कत की बात है, कुछ नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है सब कुछ। नेक्स्ट देखो, तो ये मैंने जो चीज़ें बताई हैं अब तक, ये आपको बताई हैं किसकी, ये बताई हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। लेकिन इंट्रांजिटिव का भी पैसिव वॉइस बन जाता है, किसमें, खास करके इंपरेटिव सेंटेंस में। खास करके कौन से सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में।
इंट्रांजिटिव का भी पैसिव वॉइस बन जाता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। अगर मैं कहूँ इंपरेटिव सेंटेंस आपके पास है और उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, देखो दो लिख देता हूँ ना मैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं आपसे कहूँ इसका पैसिव वॉइस बन सकता है? ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं दोनों, क्योंकि इनके पास ऑब्जेक्ट तो है नहीं। क्या इसका पैसिव बन सकता है? भाई पैसिव बन सकता है यार। कैसे बनेगा देख लो। अगर इनका पैसिव बनाना है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अगर पैसिव बनाना है, या फिर डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अगर पैसिव बनाना है, ये कैसी फॉर्म्स हैं, ये तो एक्टिव में है। अगर इनका पैसिव बनाना है तो किससे बनेगा? यू आर, है ना। अब तुम सेंटेंस का मीनिंग समझोगे, है ना, कि रिक्वेस्ट की बात हुई है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, यू आर ऑर्डर करा गया है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, कमांड करी गई है तो यू आर कमांडेड टू, एडवाइस करी गई है तो यू आर एडवाइज्ड टू, ठीक है। अगर वार्निंग दी गई है तो आप कहोगे यू आर वार्नड टू, ठीक है। उसके अलावा दो शब्द और आते हैं, ठीक है। यू आर किसी चीज़ के लिए मना करा गया है, प्रोहिबिटेड, यू आर प्रोहिबिटेड टू, ठीक है। और मना करने के लिए फॉरबिडन भी आता है, यू आर फॉरबिडन टू, यू आर फॉरबिडन टू, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एंड सो ऑन कुछ एक्स्ट्रा दे रखा था वो आएगा। इन दोनों के साथ नॉट का यूज़ नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी कैसा मीनिंग रखते हैं, ये दोनों ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, ठीक है। ये दोनों ऑलरेडी कैसा मीनिंग रखते हैं, ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग, ठीक है, ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। कैसा हो गया रखते हैं ये, रुको, ये ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर टू, कमांड टू, एडवाइस टू, वांट टू, इसमें क्या करना है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टू के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दो, ठीक है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, इसमें डोंट आया है तो नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दो। मतलब देखो टू यहाँ से हटा देता हूँ मैं, अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है। इसके साथ डायरेक्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे देखो, ठीक है। और यहाँ देखो, है ना, ऑर्डर रिक्वेस्ट का टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव है तो नॉट फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक्स्ट्रा कुछ है तो आगे जोड़ देना, वरना कुछ जोड़ने की ज़रूरत है नहीं। ये तरीका है इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनाने का, अगर सेंटेंस इम्पेरेटिव है तभी ऐसा होगा, ध्यान रखना। अब तुम कहोगे सर मैं नहीं मानता, मुझे एग्जांपल दो। मैंने कहा अरे बता देते हैं। जैसे मैंने कहा कम हेयर, ठीक है। मैंने आपसे कहा गो आउट, ठीक है। मैंने आपसे कहा मूव, मैंने आपसे कहा काइंडली स्पीक क्लियरली, ठीक है। मैंने आपसे कहा स्टैंड एट ईज। ये 5 सेंटेंस मैंने दिए हैं आपको। एक बार कोशिश करो, 1-2 सेकंड का टाइम लो और ज़रा देखो कि तुम बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। है बहुत आसान। पहले समझना पड़ेगा कौन सी चीज़ रिक्वेस्ट है, कौन सी कमांड है, कौन सी एडवाइस है, कौन सी वार्निंग है, कौन सी प्रोहिबिशन है, कौन सी फॉरबिडन है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में तो आंख बंद करके प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन का मतलब होता है मना किया गया है किसी काम के लिए, आपको किसी काम की मनाही को दिखाने के लिए प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन का यूज़ करते हैं। इनके साथ नॉट नहीं आता।
लेकिन बात ये भी तो है कि एग्जामिनर ने ऑप्शन में 4 ऑप्शन में फॉरबिडन या फिर प्रोहिबिटेड भी तो दिया हो। अगर उसने दिया ही नहीं होगा तो फिर क्या ही फ़ायदा कि मुझे बनाना तो आता है, लेकिन एग्जामिनर ने जो बनाया वो नहीं आता। नहीं नहीं, ऑप्शन के साथ चलना है ना। देखो मैं बनवाता हूँ। पहला सेंटेंस देखो, कम हेयर। मैंने जैसे में कम हेयर कहा है, कम हेयर, गो देयर, ये बेसिकली ऑर्डर्स होते हैं। मैंने आपको ऑर्डर दिया कम हेयर, तो मैं क्या आप क्या कहोगे, यू आर ऑर्डर टू कम हेयर, गो आउट। कैसे बनाओगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट। मूव, मूव मतलब जैसे कहीं जगह है, कहीं बैठने की जगह नहीं है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप थोड़ा खिसक जाओ, है ना, मुझे बैठना है। या जैसे 2 लोगों की जगह एक आदमी बैठा है बड़ा बिल्कुल फैल के, तो मैं उससे कह रहा हूँ खिसक जाओ थोड़ा सा आप, है ना। तो मैं उसको क्या कहूँगा, मूव। मूव अपने आप में एक सेंटेंस है पूरा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस है। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस है। कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस है। मूव अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, भले से एक वर्ब है। क्यों, क्योंकि अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या है, यू है, जो मेंशन नहीं करा। इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। मूव अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है एक। ठीक है, देखो, यू आर ऑर्डर्ड टू मूव। मैंने कहा काइंडली स्पीक क्लियरली। जैसे ही प्लीज़ या काइंडली लगा दिया, इसका मतलब बात हुई है बड़े प्यार से, और प्यार से बात हुई है तो यू आर ऑर्डर्ड नहीं, आप कहेंगे आप यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्पीक क्लियरली। नेक्स्ट देखो, स्टैंडर्डीज। मैं आपसे कह रहा हूँ स्टैंडर्डीज बोलो भाई, जैसे आर्मी वगैरह में कहते हैं कि भाई बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो आर्मी वगैरह में कहा जा रहा है, कमांड करा जा रहा है, मतलब ये सेंटेंस ही ऐसा है कि कमांड की बात करी जा रही है कि भाई आराम से खड़े हो जाओ, है ना, या बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ, है ना, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, ये कमांड होती हैं। और कमांड होती हैं तो आप कहोगे यू आर कमांडेड टू स्टैंड एट ईज। ऐसे का ऐसे ही बाकी। ठीक है साहब, जैसे मैं आपसे एक सेंटेंस कहता हूँ, क्या, हैव अ कप ऑफ टी। मैंने आपसे कहा इसका पैसे बनाओ, तो क्या बनाओगे जब तुम किसी से हैव अ कप ऑफ टी, कि भाई कप चाय पियो, आओ बैठो यार, मैं आपसे कह रहा हूँ आज चाय पियो। जब किसी को चाय दे रहे हो गुस्से में नहीं दोगे, प्यार से दोगे, है ना। तो जब तुम चाय दे रहे हो, इसमें भले से कहीं लिखा नहीं है, लेकिन बनेगा किससे ये, यू आर रिक्वेस्टेड टू हैव अ कप ऑफ टी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हैव अ कप ऑफ टी। एक्टिव से क्या बन गया है, पैसिव बन गया है। और अगर आप समझदार हैं, है ना, तो आपका आपका क्या, इम्परेटिव सेंटेंसेस के ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के मैंने आपको क्या बनवा दिए हैं, दोनों के पैसिव वॉइस मैंने आपको बनाने सिखा दिए हैं। इसके बाद एक चीज़ और है जो सीखने के लिए रह जाती है, इसके बाद एक चीज़ और है जो सीखने के लिए रह जाती है। बोले सर क्या रह जाता है, ज़रा बताओ। भाई एक चीज़ ये रह जाती है कि इम्परेटिव सेंटेंस में एक टाइप और आता है आपके सामने। इम्परेटिव सेंटेंस में एक टाइप और आता है ना, कौन सा, लेट वाला। इम्परेटिव सेंटेंस में एक लेट वाला टाइप और आता है ना। जैसे एक सेंटेंस देता हूँ मैं तुम्हें, मैं आपसे कहता हूँ लेट मी गो, या मैं दूसरा सेंटेंस आपसे कहता हूँ लेट द म्यूज़िक प्ले, लेट द म्यूज़िक प्ले। यहाँ पर सेंटेंस पैसिव बनाने से पहले ही किस में है, लेट वाला सेंटेंस है, समझ रहे हो। एक तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, ऊपर जो मैंने आपको बताया उसमें मैंने क्या बताया, मैंने उसमें आपको बताया कि भाई सेंटेंस जो है वो लेट से बनाया जा सकता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है तो लेट से बनाई जा सकती है जब पैसिव बना रहे हो। मैंने कहा ठीक बात है, लेकिन एक्टिव वॉइस में भी तो सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें शुरुआत में लेट आ जाता है, जैसे लेट मी गो है, लेट द म्यूजिक प्ले है ना। तो इन सेंटेंसेस का कई बार क्या बनाना पड़ता है, एक्टिव से पैसिव बनाना पड़ता है। तो भाई सवाल उठता है कि जब इन सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे। तो मैंने कहा यार बताते हैं कैसे बनाएंगे, हम ज़रा ध्यान से देखो। अगर तुम्हें बात समझ में नहीं आई हो, खैर सेंटेंस की स्ट्रक्चर तो समझ में आई गई होगी, इसमें क्या दोबारा मैं कुछ अलग से समझाऊं। लेकिन हाँ एक चीज़ मेरे समझाने की है कि इन दोनों सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं जो लेट है, मैं बता चुका हूँ कि लेट जो है वो वर्ब होती है, लेट जो है वो क्या होती है, वर्ब होती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर अगर
छोड़ो यार, मतलब उस तरफ नहीं जाते हैं, बेहतर है कि डिस्कस करते हैं सीधे ही। देखो एक तो डायरेक्ट टू से जोड़ लेते हैं यार हम, है ना, एक तो डायरेक्ट किससे जोड़ लेते हैं, एक तो डायरेक्ट टू से जोड़ लेते हैं, और एक बनाते हैं किससे, शुड वगैरह से सेंटेंस बनाते हैं। एक तो डायरेक्ट टू से जोड़ देते हैं, शुड से बनाते हैं। तो किससे बनवा दूँ, दोनों ही बनवा देता हूँ। चलो चलो एक काम करो, पहले टू वाला दिखाता हूँ तुम्हें डेमो, उसके बाद हम बात करते हैं शुड वाले की। ठीक है, सुनो, जैसे आपके पास एक सेंटेंस है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव है ना, लेट है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब। अब जब इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, तो इसका जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ध्यान रखना, आप कहोगे यू आर, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बना रहे हो, उसका मतलब किससे बनाओगे, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांड, तो मेथड सेम रहेगा, यू आर। लेट के साथ अगर जो वर्ब रखी है वो इंट्रांजिटिव है तो तरीका होगा यू आर सजेस्टेड, या फिर यू आर प्रपोज्ड, यू आर सजेस्टेड या यू आर प्रपोज। याद रखना सजेस्टेड और प्रपोज के साथ हमेशा टू आता है ना, यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड क्या किया मैं गलती से, यू आर सजेस्टेड या यू आर प्रपोज, इसके साथ क्या आता है, टू आता है, सजेस्टेड या प्रपोज के साथ क्या आता है, टू आता है। और उसके बाद बाकी सेंटेंस ऐसे का ऐसा ही, टू लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला तरीका तो मैंने ये बताया आपको, इसको मैं आप चाहते हो तो एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ कि भाई ये हमारा एक्टिव है और ये हमारा पैसिव है। ठीक है साहब, एक सेकेंड रुकना, क्या हुआ ये, क्या कि अगर आपके पास एक एक्टिव स्ट्रक्चर है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब, तो उसका जब पैसिव बनाएंगे तो यू आर सजेस्टेड या प्रपोज के साथ टू आ जाएगा, और टू के बाद बाकी सारा सेंटेंस ऐसे का ऐसे ही जोड़ दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है कि लेट वाले सेंटेंस का जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वो किससे बनता है, सजेस्टेड या प्रपोज टू से बनता है। किससे बनता है, सजेस्टेड या प्रपोज टू से बनता है। एक बात तो तुम्हें ये ध्यान रखनी है, अगर वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसके बाद अगर माना, एक मिनट के लिए मान लेता हूँ कि सेंटेंस में आपके पास वर्ब कैसी है, आपके पास वर्ब ट्रांजिटिव है ना, अगर आपके पास वर्ब, मान लेता हूँ कि वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव है। अभी तो मैंने इंट्रांजिटिव की बात करी, अच्छा चलो ठीक है, इंट्रांजिटिव की बात करी तो जरा एक बार देखना, लेट मी गो में गो कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेट मी गो में गो कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अरे अगर ट्रांजिटिव होती तो बाद में ऑब्जेक्ट रखा होता ना, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो अब मैं इसका पैसिव बनाऊं तो कैसे बनेगा जरा बताओ, यू आर सजेस्टेड टू, प्रपोज टू भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही निकलता है। यू आर सजेस्टेड टू लेट मी गो, यू आर सजेस्टेड टू लेट मी गो, यू आर सजेस्टेड टू लेट मी गो। अब नेक्स्ट देखना जरा सेंटेंस, लेट द म्यूजिक प्ले। लेट वर्ब लेट क्या है, वर्ब है, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, द म्यूजिक है ना। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जरा देखना वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा, हालांकि प्ले ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है ना। लेट द म्यूजिक प्ले मतलब गाना बजने दो, लेकिन प्ले के तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट रखा नहीं है, प्ले के तुरंत बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा। अगर प्ले के साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखा तो तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए बच्चे कि प्ले जो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में आई है। कैसी वर्ब के रूप में आई है, इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में। ये ट्रांजिटिव है ही नहीं, होती तो इसके साथ में क्या रखा होता, होती तो इसके साथ में बच्चे ऑब्जेक्ट रखा होता, होती तो इसके साथ में क्या रखा होता, ऑब्जेक्ट रखा होता। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब इंट्रांजिटिव है, और इंट्रांजिटिव है तो मैं बता चुका हूँ कैसे बनेगा, यू आर सजेस्टेड की जगह आपकी बार प्रपोज लिख लो, यू आर प्रपोज्ड टू लेट द म्यूजिक प्ले, यू आर प्रपोज टू लेट द म्यूजिक प्ले। लेट के साथ अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसको सजेस्टेड या प्रपोज से बनाया जाता है, ध्यान रखना। दो सेंटेंस मैंने आपके सामने रख ही दिए हैं। इसके बाद बात करते हैं कि भाई मान लेते हैं कि भाई आपके साथ लेट रखा है, उसके साथ ऑब्जेक्ट रखा है, लेकिन उसके साथ जो वर्ब रखी है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसके पास भी अपना क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके पास भी अपना क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और जब ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं तो वो लेट से ही बनता है। जब ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं तो वो किससे ही बनता है, लेट से ही बनता है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट है लेट का, एक ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव वर्ब का। ये जो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है लेट का ऑब्जेक्ट।
ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट बन जाता है? लेट का ऑब्जेक्ट बन जाता है। साथ में लेट आता है तो बी भी आएगा, लेट आता है तो क्या आएगा? बी भी आएगा। और वर्ब आती है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इस वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? आपको बता चुका हूँ, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो ट्रांजिटिव वर्ब की कौन सी फॉर्म रख दो? थर्ड फॉर्म रख दो। अब आप कहोगे सर फिर क्या बचा? अब देख लो ना, लेट था, लेट आ गया। ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, वर्ब थी तो वर्ब के बदले बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? थर्ड फॉर्म आ गई। बोले सर एक ऑब्जेक्ट बचा ये वाला, भाई इस ऑब्जेक्ट को बाय लगा के ऑब्जेक्ट बना दो, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये वाला ऑब्जेक्ट किसका है? ये ऑब्जेक्ट लेट का है। किसका ऑब्जेक्ट है? लेट का था मतलब, अब नहीं है। कभी तुम सोचो, अब तो ये बाई का ऑब्जेक्ट है, पहले किसका ऑब्जेक्ट था? ये लेट का ऑब्जेक्ट था। अब तुम कहोगे सर स्ट्रक्चर तो बड़ी खतरनाक सी दे दी, एग्जाम्पल दो तुम्हारे। मैंने कहा यार एग्जाम्पल भी देंगे। एग्जाम्पल कैसा देंगे ज़रा देख लो। एक एग्जाम्पल दूंगा, ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ, जैसे मैं कहता हूँ लेट देम डिस्कस द मैटर, लेट देम डिस्कस द मैटर, कि उनको मैटर डिस्कस करना है तो मैं आपसे कहूँ उसका पैसिव बना दो। देखो लेट का ऑब्जेक्ट है देम और डिस्कस का ऑब्जेक्ट है द मैटर। तो मैंने आपको कहा कि जब भी पैसिव बनाओगे तो लेट का ऑब्जेक्ट को हटा के वर्ब का ऑब्जेक्ट देखो कौन है। वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? द मैटर। तो आप कहोगे लेट द मैटर, ठीक है, लेट द मैटर बी। लेट वाला सेंटेंस हो तो अपने साथ क्या भी लेगा? बी भी लेगा। लेट द मैटर बी डिस्कस का क्या कहोगे? लेट द मैटर बी डिस्कस्ड, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। और देम है तो इसको बाय लगा के देम लिख दो, बाय देम, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड बाय देम। इससे आसान तो सेंटेंस नहीं हो सकता, डर ही रहे हो तुम। अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे ऊपर लेट तुमने प्ले लिखा था, तो मैं कहता हूँ लेट देम प्ले द म्यूजिक, लेट देम प्ले द म्यूजिक। अब ध्यान से सुनना, ऊपर जो प्ले लिखा था, है ना, ऊपर जो प्ले लिखा था, इस प्ले के साथ ऑब्जेक्ट था नहीं, इसलिए इसको इंट्रांजिटिव की तरह डील करा गया और इसको यू आर प्रपोज टू से बनाया गया या यू आर सजेस्टेड टू से बनाया गया। लेकिन अब की बार जरा देखना, लेट का ऑब्जेक्ट है देम और प्ले एक वर्ब है, उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट रखा है द म्यूजिक। प्ले के बाद क्या रखा है? द म्यूजिक। लेट देम प्ले द म्यूजिक, कि उनको गाना बजाने दो, प्ले करने दो। मैं पूछा क्या क्या प्ले करने दो? म्यूजिक प्ले करने दो। तो प्ले ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट है। लेट के पास तो अपना ऑब्जेक्ट होता ही है भाई, हमेशा लेट आएगा तो ऑब्जेक्ट लेके ही आएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अब तुम बनाओगे कैसे लेट वाले सेंटेंस को? अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट है, तो लेट से बना लो, लेट वाले को लेट से बनाओ। लेट वर्ब के ऑब्जेक्ट को लेट का ऑब्जेक्ट बनाओ, लेट द म्यूजिक, है ना, लेट आया है तो बी भी आएगा, बी प्ले का क्या क्या कहोगे? लेट द म्यूजिक बी प्लेड। और लास्ट में क्या आएगा? बाय, लेट द म्यूजिक बी प्लेड बाय, दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। लेट द म्यूजिक बी प्लेड बाय देम, लेट द म्यूजिक बी प्लेड बाय देम। बस इतनी सी ही कहानी थी, ज़्यादा कुछ था नहीं। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना, मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो भाई, ये हो गई बात। इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद देखो, खास करके कंफ्यूजन होता है कई बार नीड और डेयर में। किसमें? नीड एंड डेयर में। कि नीड और डेयर के पैसे बनाने मुश्किल होती है। ध्यान रखना, ये हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं और मेन वर्ब भी बन सकते हैं। जब जब ये हेल्पिंग वर्ब बनते हैं तो मैं बता चुका हूँ ये किसके जैसा बिहेव करते हैं? मॉडल्स के जैसा, है ना। जब जब ये हेल्पिंग वर्ब बनते हैं तो मॉडल्स के जैसा बिहेव करते हैं। जब जब ये मेन वर्ब बनते हैं, जब जब ये मेन वर्ब बनते हैं तो अपने साथ टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, है ना। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। बस इनका ध्यान रखना भाई, नीड हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कहता हूँ आई नीड नॉट बाय अ बुक, कि मुझे किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप ये कह रहे हो। एक सेंटेंस में लिखता हूँ आपके सामने दूसरा, आई डोंट नीड टू बाय अ बुक, आई नीड नॉट बाय अ बुक, आई डोंट नीड टू बाय अ बुक। अब ध्यान से देखो, आई नीड नॉट बाय अ बुक, ध्यान से देखना, नॉट आया है, नॉट से पहले नीड आया, हेल्पिंग वर्ब,
और मैंने कहा नीड और डेयर जब जब हेल्पिंग वर्ब बनते हैं तो ये मॉडल्स जैसा बिहेव करते हैं और अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। मैंने कहा इसका पैसिव बना लो। अरे क्या ही दिक्कत है, अबुक ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद रखा है, सब्जेक्ट बनाओ अबुक। अब मैंने कहा मॉडल जैसा बिहेव करते हैं तो मॉडल जैसा ही पैसिव बनेगा। अबुक नीड नॉट बी, मॉडल्स के साथ क्या आता है भाई, बी आता है ना, मॉडल्स के साथ क्या आता है, बी आता है। तो आपने कहा बुक नीड नॉट बी, और बाय का क्या हो जाएगा, बाय का बॉट हो जाएगा, बाय का क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा, बाय मी, बाय मी। अब देखो पता है क्या, मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि वर्ब पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें नीड और डेयर का यूज़ अच्छे से पता है कि नीड और डेयर का यूज़ क्या होता है, कब नीड आता है, कब डेयर आता है, तो तुम्हें ये बात भी समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे नीड को हेल्पिंग वर्ब माना है, और हेल्पिंग वर्ब माना है तो एक किसके जैसा बिहेव करेगा, मॉडल्स के जैसा बिहेव करेगा, और मॉडल्स के साथ क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। तो आपको इतना ईजी लग रहा होगा कि बहुत पूछो मत, और आपने वर्ब ध्यान से नहीं पढ़ी तो तुम्हें पत्थर जैसा लगेगा कि यार ये पता नहीं क्या दे दिया, कि क्या समझा गया ये आदमी, पता नहीं चला। ज़रूरी होता है भाई बेसिक। नेक्स्ट देखो, आई डोंट नीड, मैं आपको बता चुका हूँ नॉट से पहले जो आता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, नॉट के बाद जो आता है वो मेन वर्ब होता है। यहाँ पे नीड क्या है, मेन वर्ब है। अब देख लो, टू बाय अबुक, सब्जेक्ट क्या है, अबुक है, सब्जेक्ट क्या है, अबुक है। अब देख लो, अबुक कभी भी डू डज आए तो उसका चेंज इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में करते हैं। अबुक इज, नॉट आए तो नॉट लिखो, अबुक इज नॉट नीड, नीड का करो नीडेड, क्योंकि मेन वर्ब है और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। यहाँ पर मेन वर्ब किस में आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी, क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म में आती है। अ बुक इज़ नॉट नीडेड, है ना। यहाँ पे टू बाय आया है इन्फिनेटिव, टू बाय क्या आया है, इन्फिनेटिव। मैं आपको बता दूँ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। और जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, जब इसका क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं, तो ये चेंज होता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ध्यान रखना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो टू बाय का चेंज किस में करोगे, टू बी बॉट, टू बी बॉट। अब बाय लास्ट में बचा मी, तो बाय मी। टू बी, टू बॉट का टू बी बॉट कर दो, टू बॉट का टू बी बॉट कर दो। अ बुक इज़ नॉट नीडेड टू बी बॉट बाय मी, अ बुक इज़ नॉट नीडेड टू बी बॉट बाय मी। एक एक्टिव मतलब ऊपर वाला एक्टिव हो गया, नीचे वाला पैसिव हो गया। यहाँ पे नीड मेन वर्ब है तो हमने पैसिव बना के दिखाया, यहाँ पे नीड हेल्पिंग वर्ब है तो हमने पैसिव बना के दिखाया। तो दोनों को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बेसिक सी बात है यार, कुछ मुश्किल काम है नहीं, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी बचते हैं और ऑप्टेटिव बचते हैं। आप अगर जानते हो तो एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव जनरली कैसे होते हैं, जनरली क्या होते ही इंट्रांजिटिव हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के जनरली पैसिव वॉइस नहीं बनते, इसलिए ये तीन ही टाइप आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा कुछ मिक्स क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कुछ एक दो टाइप ऐसे हैं जो इंट्रांजिटिव होते हुए भी पैसिव बन जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि रोजेज स्मेल स्वीट है ना, द वाइन टेस्ट इज बिटर है, मैंगो टेस्ट इज स्वीट है ना। ये ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे जिनका पैसिव वॉइस बन जाता है ना चाहते हुए भी, इंट्रांजिटिव होते हुए भी। ये कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं, मैं आपको क्लास कराते हुए भी समझा दूंगा, और उसके अलावा कुछ मिक्स एग्जांपल्स आएंगे तो भी करा दूंगा। आज इस समय अभी मैं ये मान के चल सकता हूँ कि मेरा एक्टिव पैसिव की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास हैं हम सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में हमारी जिम्मेदारी है क्वेश्चन डिस्कस करना, ठीक है। और मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, हम बहुत से क्वेश्चंस बैठ के सॉल्व करेंगे साथ में। मैं आपको कहता हूँ ना हमेशा, एक्टिव पैसिव कभी भी गलत होने नहीं चाहिए, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कभी भी गलत होने नहीं चाहिए। मुश्किल से एक क्लास मैं प्रैक्टिस की लूँगा, एक हो सकता है दो क्लास भी ले लूँ, डिपेंड करता है। एक या दो क्लास में क्वेश्चंस की लूँगा, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे नरेशन, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, ठीक है। अगली क्लास में बात करेंगे उसके लिए। फिलहाल हम कल एक्सरसाइज लेके आते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट।